गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में, जहां पर मैं टेंस के कॉन्सेप्ट्स का पूरा एनालिसिस कराने वाला हूं। बहुत ही जबरदस्त ये सेशन होने वाला है क्योंकि टॉपिक ही बहुत ही जबरदस्त है। एग्जाम में टेंस पर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं दोस्तों, मतलब शायद ही कोई पेपर ऐसा सेट किया जाए जिसमें टेंस के क्वेश्चंस ना डाले जाए। जो आपके एग्जाम में इस टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? बहुत ज्यादा क्वेश्चंस टेंस पर बनते हैं जब हम एरर डिटेक्शन करना शुरू करते हैं। बहुत सारे इसके अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे बनते हैं, क्लोज टेस्ट पे बनते हैं एंड फिल इन द ब्लैंक पे बनते हैं। चार ये मेन ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर टेंस के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बिना टेंस के ये कभी सेट ही नहीं हो सकता है। इवन मैं तो ये कहता हूं, अगर 10 क्वेश्चन भी है ना पेपर में, कोई ऐसा पेपर करो जिसमें 10 क्वेश्चन आए, तो वो 10 क्वेश्चन भी बिना टेंस के नहीं बन सकते। बहुत जरूरी। इनके अलावा टेंस की जरूरत पड़ेगी जब आप नरेशन करेंगे। नरेशन, जिसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, टेंस की जरूरत पड़ेगी जब आप वॉइस करेंगे। बिना टेंस के आप इनको भी नहीं कर सकते। टेंस की जरूरत पड़ेगी आपको जब आप क्वेश्चन टैग करेंगे। क्वेश्चन टैग में भी आपको टेंस की नीड पड़ेगी। मतलब यार ये एक ऐसा मुद्दा आज का है, एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह पर पूछा जाता है, मतलब हर जगह पर ये पाया जाएगा। इसलिए इस टॉपिक को बड़े अच्छे से पढ़िएगा। मैं आज आपको टेंस के जितने पॉइंट्स पढ़ाने वाला हूं ना, आपको टेंस बेस्ड सारी प्रॉब्लम्स का मैक्सिमम सॉल्यूशन मिल जाएगा, ताकि आप फिर टेंस बेस्ड इनमें से कोई भी क्वेश्चन करोगे आपके लिए बड़ा आसान सा लगेगा कि अरे वाह, ये तो बड़ी मजेदार चीज संदीप सर ने पढ़ा दी उस पर्टिकुलर 1 घंटे के सेशन में, 1-1.25 घंटे के सेशन में। आइए दोस्तों सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मेरी जो क्लासेस आज के दिन मिली, सबसे पहली क्लास आपको 8 बजे का एडिटोरियल, उम्मीद करता हूं आप सबने देखा होगा। नहीं देखा तो देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। हो गई है ये क्लास, जरूरी है, मुद्दा आज का बहुत शानदार है इसलिए देखना जरूरी है। दूसरी क्लास आप इसको देख रहे हैं। तीसरी क्लास ये तो ट्यूसडे से शुरू होती है। तीसरी क्लास है आज की 1:30 पे, 1:30 PM, जिसपे मैं मॉक टेस्ट का एनालिसिस कराता हूं और बहुत ही डीप एनालिसिस होता है। तो आप सभी लोगों को आधे घंटे का केवल ये सेशन होता ही है। आधे घंटे के सेशन में 20 सवाल 40 नंबर का कैसे हम पूरे नंबर लेकर आए, आप यहां पे सीख जाओगे। इसलिए 1:30 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ना। ये भी यूट्यूब पर ही है, ये भी इसी यूट्यूब चैनल पर है, कहीं और नहीं जाना है, ठीक है बच्चों। और 3 बजे फिर PW ऐप पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम टेंस का पूरा पढ़ने वाले हैं, जिसमें टेंस क्या है ये जानेंगे, टेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ये जानेंगे, हेल्पिंग ऑफ, मेन ऑफ, ये सब कुछ इसके साथ। स्पेशल केसेस कैसे बनेंगे, कैसे एग्जामिनर आपको फ्रेम करेगा, मैं वो भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे वो हेल्पिंग ऑफ, मेन ऑफ को लेकर कैसे वो फ्रेमिंग खेलता है। और लास्ट पे कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हूं जिस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ये चारों चीजें हम लोग एक ही सेशन में करेंगे और पूरा टेंस यहां पर सीख जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या होता है टेंस, हम पहले ये जान ले। टेंस क्या है दोस्तों? क्या होता है टेंस? टेंस का मतलब होता है काल, और काल का मतलब हिंदी में आप समय कह सकते हो। हिंदी में टेंस मतलब काल होता है, लेकिन सिंपल भाषा में आप टेंस का मतलब समय कह सकते हो। टाइम, टेंस, टाइम एंड टेंस, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं टाइम एंड टेंस। सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो टेंस इज इक्वल टू टाइम। दुनिया में हम कोई भी चीज का समय क्यों जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर चीज हुई है तो किस समय में हुई है। कोई भी घटना, जैसे मान लीजिए कोई रोहन है, रोहन नाम का एक लड़का है। अब ये रोहन नाम के लड़का अपनी जिंदगी में, अगर इसकी उम्र मान लीजिए 90 साल टोटल है, 90 ईयर्स, तो 90 ईयर्स की तक की उम्र में, 0 से लेकर 90 ईयर्स की उम्र में इसने जो कुछ भी किया, जितना भी किया, मान लो रोहन नहीं रहा, 90 साल इसके पूरे हो गए, जो कुछ भी किया, ये सारी चीजें हम इसी में पढ़ते हैं। आपकी रोहन की जर्नी, पूरी की पूरी जर्नी जो 0 से 90 थी, वो आपके इसी टेंस का हिस्सा होती है दोस्तों, जो अलग अलग प्रकार से होती है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा वो चीज, लेकिन अभी पहले ये जान लीजिए यहां पे कि टेंस क्या होता है। तो रोहन क्या है? एक नाउन है। अपनी जर्नी में ये क्या करेगा? कोई ना कोई वर्ब करेगा। यानी कि एक पॉइंट हमें ये समझ में आया कि रोहन के द्वारा जो वर्ब होगी, उस वर्ब की टाइमिंग बताई जाएगी, उस वर्ब की टाइमिंग बताई जाएगी, उस वर्ब का टेंस बताया जाएगा। तो पूरे इंग्लिश ग्रामर के अंदर रोहन तो एक उदाहरण है, केवल एक नाम है, केवल एक सिंपल से एक नाम मैंने दिया कि हाँ रोहन एक नाउन है। ऐसे ही इसके अलावा दुनिया में हजारों करोड़ नाउन होते हैं दोस्तों, हजारों करोड़। इंसान के नाम के अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, ठीक है।
कोई भी प्रकार का नाउन आप उठाओगे, हर एक नाउन की पूरे के पूरे उसके जीवन काल में जो उसके जीरो से लेकर उसके एंड तक में जितनी भी कार्य हो करेगा वो उसी को तो हम इसी टेंस के अंदर पढ़ते हैं। तो टेंस जो होता है वो एक्चुअली हमारी वर्ब का होता है, ये बात जान लीजिए। वर्ब कौन परफॉर्म करता है? कोई ना कोई नाउन। तो हमारा जो टेंस है वो वर्ब का हम पढ़ेंगे। पूरे इंग्लिश ग्रामर का जो टेंस है वो वर्ब का ही पढ़ा जाता है। यानी काल, काल क्या? समय। समय किस चीज का? समय किस चीज का? आपके किसी कार्य का समय। ठीक है, तो आप जब टेंस को पढ़ेंगे तो हमेशा टेंस 3 प्रकार के होते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में हर काम को 3 समय में किया जा सकता है। दुनिया के हर काम को 3 समय में किया जा सकता है। एक समय है प्रेजेंट, दूसरा समय है पास्ट और तीसरा समय है फ्यूचर। दुनिया के हर काम को इन 3 समय में लपेटा जा सकता है। ये कहिए, किया जा सकता है नहीं, लपेटा जा सकता है। पहला है प्रेजेंट, यानी अगर अभी उस कार्य को आपने नहीं किया, आप वर्तमान में करना चाहते हो, वर्तमान में कर लीजिए। तो पहला चीज होता है प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान में होने वाला कार्य। दूसरा है कि आपने अगर उसको कर दिया तो वो बीता हुआ समय हो गया, अब वो आपका कार्य कैसा हो गया दोस्तों? पास्ट हो गया। और तीसरा, आपने ना किया अभी तक, ना कर रहे हो, तो आने वाले समय में आप करोगे, वो हो जाता है फ्यूचर। तो आपके पूरे इंग्लिश में दुनिया के हर काम 3 टेंसेस में जाता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। समझते चलिएगा। बहुत शून्य लेवल से करा रहा हूं, धीरे धीरे अभी अच्छे लेवल पे आ जाएगी चीजें, लेकिन अभी एक एक पॉइंट समझना जरूरी है आपको। जैसे मान लीजिए यहां पे क्या है, देखिए प्रेजेंट तो समझ रहे हैं ना, प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, जो चल रहा है, चल रहा। पास्ट का मतलब बीता हुआ, जो चला गया। और फ्यूचर का मतलब आने वाला, जो अभी आया नहीं, आएगा भविष्य में, जिसको कोई जानता नहीं है, अनसर्टेन है जो। तो ये हमारा दोस्तों होता है 3 टाइमिंग। जैसे अगर संदीप सर पढ़ा रहे हैं तो आप क्या बोलोगे? संदीप सर इज टीचिंग। आप यही तो बोलोगे ना, संदीप सर इज टीचिंग। तो ये जो सेंटेंस आपने बोला, इस सेंटेंस में हमने प्रेजेंट में देखा कि संदीप सर की क्लास चल रही है, तो हमने इसको प्रेजेंट में बना दिया। ठीक है ना? आपने कहा संदीप सर टीचेस इंग्लिश, संदीप सर TEACHES टीचेस इंग्लिश, संदीप सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो ये सेंटेंस आपने बोला। अब इसमें भी तो आप वही कह रहे हो कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मेरा दिनचर्या यही में बीतता है, और अभी पढ़ा रहा हूं, तो मैंने इस तरीके से लिखा। हमने दोनों को प्रेजेंट में क्यों बनाया? क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट का काम है मेरा, ये दोनों प्रेजेंट का काम है। ऊपर वाले में प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूं और नीचे वाला जो है वो प्रेजेंट का काम है मेरे। आज भी मैं ये पढ़ाता हूं, कल भी पढ़ाऊंगा, परसों भी, मतलब ये मेरा प्रेजेंट का काम है। तो हम इन्हें इसको प्रेजेंट में बनाया। अब कोई भी ऐसी घटना जो बीते हुए समय में हुई, जैसे आज कौन सा क्या कहते हैं, आज मंडे है, कल संडे था, तो आप इसको बोलते हैं कि इट वॉज संडे स्टरडे, इट वॉज संडे स्टरडे। तो आप ध्यान से देखो, यहां पर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में मैंने पास की वर्ब लगाई। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि संडे जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कल बीत चुका है। जब कभी भी बीते हुए समय की बात हो उसको हम बनाते हैं किसमें? पास्ट में। और जो भविष्य है, भविष्यकाल, अभी जिसको देखा नहीं, जैसे कल का फ्यूचर, तो आप बोल सकते हैं कि इट विल बी क्या? ट्यूसडे, इट विल बी ट्यूसडे टुमारो। ये सेंटेंस हुआ तो हमारा कल का ट्यूसडे होगा। तो मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि आपके सेंटेंस में जो पता चल रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, कौन सी चीज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हो रही है? केवल सेंटेंस की जो वर्ब है साथियों। आप देखेंगे तो आपकी वर्ब से ये प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर होता है। तो पहला एक बात दिमाग में लॉक करें, आपके एग्जाम में कैसे कैसी प्रॉब्लम आएगी। जो आपके एग्जाम में टेंस बेस्ड एरर पूछी जाएगी, सेंटेंस होगा 20 वर्ड्स का, सेंटेंस होगा 20 वर्ड्स का, लेकिन एरर होगी केवल वर्ब में दोस्तों, जो एक सिंगल वर्ड होगी। ध्यान से सुनिए, पहली बात, आप क्या करते हो? टेंस बेस्ड एरर पूरे सेंटेंस में खोजते हो। अरे एरर तो एक वर्ड में होगा,
तो पहली बात जो आपको नोट करने की है वो ये है कि पूरा जब टेंस ही वर्ब का होता है तो आप इतना ध्यान रखें कि टेंस बेस्ड एरर जो है, टेंस बेस्ड एरर केवल व केवल वर्ब में खोजें और कहीं भी ना खोजें। यह सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि आपको इसकी मदद करने के लिए, उस वर्ब का सही टेंस बताने के लिए कभी कभी कुछ स्पेशल वर्ड्स आ जाते हैं। कभी कभी कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो ये बताते हैं कि आपको अपनी वर्ब किस टाइम में लगानी चाहिए। कभी कभी कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, जैसे इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो मुझे एक स्पेशल वर्ड इसमें स्टडे मिल गया। इस स्टडे से समझ में आ गया कि मुझे मेरी वर्ब को पास्ट टेंस में ले जाना चाहिए। अंतिम सेंटेंस में मुझे ये टुमारो मिल गया। इस टुमारो शब्द से मुझे पता चल गया कि मुझे मेरी वर्ब को फ्यूचर टेंस में लेके जाना चाहिए। यानी आपकी टेंस बेस्ड एरर में जो एरर मिलेगी वो केवल वर्ब में मिलेगी, जिसके लिए कभी कभी सेंटेंस से पूरा समझ में आ जाता है और कभी कभी कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो ये मदद कर देते कि हमें हमारी वर्ब को किस टेंस में लेके जाना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि टेंस बेस्ड एरर केवल वर्ब से ही वर्ब में ही सुधार करके की जाती है। तो वर्ब में ही बदलाव करें जब भी करें, मतलब बदलाव करें, क्या होगा ही वही और क्या होगा। तो ये पॉइंट चलो हमें सीखने को मिला। मजा आया बच्चों? मजा आया? इतना ये छोटा सा पॉइंट आपके 20 वर्ड्स के 15 वर्ड वाले सेंटेंस में, 25 वर्ड्स वाले सेंटेंस में अगर टेंस बेस्ड एरर होगी तो एरर केवल वर्ब में होगी, क्योंकि टेंस किसका बनता है? वर्ब का बनता है और किसी का नहीं बनता। जब टेंस बदलाव होता है वर्ब में तो आप सुधार भी तो वर्ब में ही करेंगे। तो पूरा ज्ञान किस चीज में जाना है? ध्यान किस चीज में जाना है? वर्ब में। अच्छा चलिए संदीप सर, इतना तो समझ में आ गया, आगे बताइए। आगे चलते हैं मेरे बच्चों। जब हम टेंस पढ़ना शुरू करते हैं तो हमने देखा कि हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर निकल के आए। हमने अभी एक ट्री बनाई टेंस पर, यहां पे और यहां पे 3 नाम लिखे। पहला नाम लिखा हमने यहां पे प्रेजेंट टेंस, दूसरा लिखा पास्ट टेंस और तीसरा लिखा फ्यूचर टेंस। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सभी के 4 नाम, 4 बेटे और हैं। इसके 4 बेटे हैं, इसके 4 बेटे हैं, इसके 4 बेटे, सबके 4 बेटे हैं सेम नाम के। जैसे इसमें पहले है INDEFI NIT, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम इसका भी है, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका भी सेम है, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सेम टू सेम है। तो आपको अब पता है क्या पढ़ना है? अब आपको यह पढ़ना है कि भैया जी इनके जो नाम हुए इनको इसी नाम से क्यों रखा गया, तो आपको इनके यूजेस समझ में अच्छे से आ जाएंगे। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है कि हमारा प्रेजेंट, देखो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या होता है ये आप सीख गए, लेकिन प्रेजेंट के 4 बच्चे इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट के 4 बच्चे इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर के 4 बच्चे इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम इनको इसी नाम से क्यों रखे? हमने जो नाम प्रेजेंट में रखा सेम पास्ट और फ्यूचर में क्यों रखा? मेरे भाइयों उसका कारण है, जो नाम प्रेजेंट के हैं वही चारों नाम पास्ट और फ्यूचर में इसीलिए हैं क्योंकि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी चीज का अलग अलग नहीं होता, केवल अलग अलग समय होता है उनका। जैसे संदीप सर अगर आज के दिन टेंस पढ़ा रहे हैं
तो यही चीज अगर कोई मुझसे बीते हुए कल में पूछता, बीते हुए कल में यानी कल संडे को कोई पूछता कि संदीप सर कल क्या पढ़ाएंगे, तो मैं जो बोलता टेंस, ये टेंस मेरा फ्यूचर होता। आज कोई पूछे अभी, तो ये टेंस मेरा प्रेजेंट है। और कल मंगलवार को, ट्यूसडे को कोई मुझसे पूछे कि संदीप सर आपने क्या पढ़ाया, तो जो मैं बोलूंगा आज के लिए, ये मेरा पास्ट होता। टुमारो अगर मैं इसी बात को बोलूंगा तो मेरा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों में मैंने टेंस का ही तो ज्ञान दिया। आप ध्यान से देखो, मैं एक कदम पीछे गया तो संडे से मैं संडे को बोला तो ये टेंस मेरा फ्यूचर था। आज मंडे को बोल रहा हूं तो टेंस मेरा प्रेजेंट है। कल ट्यूसडे को बोल रहा हूं तो ये टेंस मेरा पास्ट है। मतलब मैं तीनों समय में टेंस ही तो पढ़ा रहा हूं। यानी टेंस यानी कि जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है वो हर एक चीज का आता है दोस्तों, हर एक चीज का आता है। तो हर एक चीज, जब हर किसी को तीनों फेज से गुजरना पड़ेगा, तीनों टाइम से गुजरना पड़ता है, तो तीनों सेम ही तो होने चाहिए भाई। इसीलिए तीनों को सेम रखा गया, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका भी और इसका भी। अब हम यहां पर देखें, इंडेफिनिट में चाहे आपका प्रेजेंट हो, पास्ट हो, कुछ भी, खासतौर पे इंडेफिनिट को पहले छोड़ो, पहले कॉन्टिन्यूअस समझो। कॉन्टिन्यूअस में आपको कोई भी एक्शन को तब ही रखना होता है जब वो एक्शन कॉन्टिन्यू हो रहा हो। जिस समय में आप कर रहे हैं उसी समय में वो चल रहा होना चाहिए, उसी समय चल रहा होना चाहिए, और आप केवल उसी समय ही चल रहे होने की बात करेंगे, तभी आप उसको बनाते हैं कॉन्टिन्यूअस का टेंस। संदीप सर पढ़ा रहे हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, घर में बच्चा सो रहा है, मम्मी खाना बना रही है, मास्टर जी होमवर्क दे रहे हैं, ये बच्चा रो रहा है, वो घर की सफाई कर रहा है, ये सब कॉन्टिन्यू है। तो जब कॉन्टिन्यू रहे तो कॉन्टिन्यूअस में बना दो। परफेक्ट में देखो, कॉन्टिन्यूअस अगर वर्तमान में है तो वर्तमान का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट। बीते हुए समय में खेल रहा था, कूद रहा था, पढ़ रहा था, सो रहा था, तो पास का। खेल रहा होगा, कूद रहा होगा, पढ़ रहा होगा, सो रहा होगा, नाच रहा होगा, तो फ्यूचर का। तो कॉन्टिन्यू हो तो कॉन्टिन्यूअस बनाओ। परफेक्ट में क्या है, चीजें पूरी हो जाती, कंप्लीट हो जाती हैं जब कार्य पूरा हो जाए। जैसे खेल रहा है, ये तो अभी जारी है, लेकिन अगर खेलने का काम पूरा हो गया कि वो खेल चुका है, तुमने खेल लिया है, खाना खा लिया है, पी लिया है, नहा लिया है, पढ़ लिया है ना। जब कोई कार्य पूरा हो गया, कंप्लीट, तो हम परफेक्ट में बनाते हैं, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, हमेशा ध्यान रखिएगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो गया कि परफेक्ट भी होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए। ऐसे कैसे? पूरा हो गया तो जारी कैसे होगा, और जारी है तो पूरा कैसे हो जाएगा। इसमें एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर कोई भी ऐसा कार्य हो जिसका कब से वो चीज चल रहा है उसको आप बता दो, तो वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये कॉन्टिन्यूअस है। मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ रहे हैं? आप पढ़ रहे हो, ये कॉन्टिन्यूअस है। आप सुबह से पढ़ रहे हो, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो जब हम वर्तमान में बोलेंगे तो वर्तमान का होगा, पास्ट में बोलेंगे तो पास्ट का होगा, फ्यूचर में बोलेंगे तो फ्यूचर का होगा। अब बारी आती है इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट में जब चीजें इंडेफिनिट में हम उसको लिखते हैं जो डेफिनिट होता है। बिल्कुल उल्टा कर दो, इंडेफिनिट में हम उन चीजों को लिखते हैं जो डेफिनिट होता है। जैसे आपने कहा कि सूरज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज ईस्ट में उगता है, तो सूरज ईस्ट में उगता है, ये तो डेफिनिट है ना। जो बात आप हमेशा याद रखें, जो बात प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हम उसको लगाते हैं, जो बात आपके प्रेजेंट में, पास्ट में और आने वाले फ्यूचर में तीनों समय में रहे, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बनाया जाता है। इस बात को हमेशा याद रखें, जो भी घटना प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों समय में पाई जाए उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बनाइए। ठीक, बाकी पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट इंडिविजुअली अभी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट जान लो। ठीक है, तो ये कुछ मोटा मोटा कुछ बेसिक चीजें होती है जिस पर हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि हाँ, इसको हम इसी नाम से क्यों पुकारते हैं, क्योंकि भैया इनके नामकरण, जैसे भगवान श्री राम का नाम राम रखा गया, अगर राम जी का नाम कुछ और होता, राम जी का नाम होता पंकज लाल, मान लो राम जी का नाम होता पंकज लाल, तो आप बताओ पंकज लाल राम जी को बुलाया जाता कि हमारे प्रभु पंकज लाल आए हैं, कैसा लग रहा है? नहीं ना। तो पहले के जमाने में जैसा नाम वैसे लक्षण होते थे, वैसे ही अंग्रेजी में भी इनके नामकरण का पीछे ही इनका पूरा लक्षण छिपा हुआ है कि ये क्या है,
जो नाम है वैसे इनके काम है। ठीक, चलो ये सीख गए। अब आगे आते हैं, एक एक करके आपको एक एक चीज सिखाता हूं। हम इन पूरे टेंसेस में हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमेशा एक सब्जेक्ट जरूरत पड़ेगी, एक सब्जेक्ट जो सेंटेंस की वर्ब को, जो सेंटेंस में होने वाले काम की टाइमिंग को करेगा, मतलब कि वो कौन से जो काम हो रहा है जिस भी टाइम में उसको करने वाला जो होगा वो एक सब्जेक्ट होगा। फिर एक हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो बताएगी आपकी टेंस। टेंस बताती है, टाइमिंग बताती है कि कौन से टेंस में है। ठीक है, फिर आपकी एक मेन वर्ब होगी। मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है ना, 5 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी और एस और एस। जैसी हेल्पिंग वर्ब लगेगी उसी के अनुसार ये मेन वर्ब लगेगी। जैसे इज एम आर लग गई तो हेल्पिंग वर्ब आईएनजी लग जाएगी, सॉरी मेन वर्ब आईएनजी लग जाएगी। यहां पे हैज हैव हैड लग गया तो उधर को थर्ड फॉर्म लग जाएगा। तो जैसी हेल्पिंग वर्ब होगी वो बताएगी कि मेन वर्ब कौन सी फॉर्म की लगानी है। ये टेंस डिसाइड कराती है। फिर कुछ ऑब्जेक्ट लिखूंगा मैं और इसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा होगा कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्शन हम लोग यहां पे फॉलो करेंगे। अब देखो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इस गेम को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें तो पता ही है सब्जेक्ट तो कोई भी आ सकता है, करोड़ों नाउन है, कोई भी नाउन बन जाएगा सब्जेक्ट। मेन वर्ब की केवल 5 फॉर्म है, जो काम होगा उसी की 5 फॉर्म आएगी। तो दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट 2 होता है, डेफिनेट इंडेफिनेट, एक लिविंग एक नॉन लिविंग, 2 ही टाइप के ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्लेस, इतना 4 को छोड़ दो, बचा हुआ सब कॉम्प्लीमेंट है। ये आसान तरीका से याद रखें। एक मुद्दा बचता है हेल्पिंग वर्ब। आपके इंग्लिश में मैंने आपको भी कुछ दिन पहले एक टॉपिक पढ़ाया था वर्ब, और मैंने वर्ब में कहा था कि हम लोग फाइनाइट वर्ब को हम टेंस में पढ़ेंगे। तो ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है यहां पे कुल मिला के पता है क्या कितने प्रकार से पूछी जाएगी, कितने प्रकार की होंगी? 4 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब यहां पे आएगी, 4 प्रकार की। सबसे पहली हेल्पिंग वर्ब यहां पे आएगी दोस्तों, अलग ही ले लेता हूं स्लाइड। पहली जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी यहां पे वर्ब टू बी। दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी यहां पे वर्ब टू हैव। और तीसरी जो आएगी वो आएगी यहां पे वर्ब टू डू। और चौथी जो आएगी वो आएगी यहां पे मोडाल। ये 4 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स यहां पे आएंगी। एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। यहां पे आपकी जो हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं वो है इज, एम, आर, वॉज एंड वर। ठीक, यहां पे जो आती है वो हैज, हैव और हैड। यहां पे जो आती है वो डू, डज और डिड। यहां पे टोटल 13 मोडाल्स हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, ऐसे ऐसे करके 13 मोडाल्स हैं। ठीक है, 13 मोडाल्स। तो हमारी कुल जो है हेल्पिंग वर्ब्स पूरे इंग्लिश में, पूरे के पूरे टेंस में हम इतना ही यूज करेंगे। 13 ये हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कुल 24 है। 13 हटा दो तो 11 बचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो कुल 11 इधर हैं और 13 मोडाल्स है। तो कुल ये 24 ही हैं। पूरे इंग्लिश में मैं आपको यही 24 पढ़ाने वाला हूं। पूरे टेंस में आपको यही तो सीखना है, कब कौन सी लगाना है, कब कौन सी नहीं लगाना है। दैट्स इट। अब बारीकी देखो इसमें, बारीकी इसमें यह है मेरे बच्चों, पूरे के पूरे टेंस जब एक्टिव वॉइस होता है, जब एक्टिव वॉइस, पूरे के पूरे टेंस, क्योंकि 2 वॉइस में आएगा टेंस, तो जब एक्टिव वॉइस होगा तो भाई हमेशा एक बात याद रखना, तुम्हारी जो ये बी फॉर्म की वर्ब है इनके बाद लगने वाली मेन वर्ब 2 फॉर्म में आएगी। या तो ज्यादातर तो वैसे तो आईएनजी फॉर्म में आती है। 2 फॉर्म का मतलब वो इन्फिनेटिव भी होता है ना, 2+V1। आप अभी उसको छोड़ दो, आप सिंपल सी ये देखो कि आप टेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर कभी भी कहीं भी लगा हुआ देखो, कभी भी कहीं भी लगा हुआ देखो, तो हमेशा इनके बाद आईएनजी की ही फॉर्म लगाना। हमेशा हैज, हैव, हैड लगा के अगर मेन वर्ब कभी लगी हुए दिखे, हमेशा इनके बाद थर्ड फॉर्म लगाना, हमेशा थर्ड फॉर्म। डू, डज, डिड के साथ अगर कभी भी मेन वर्ब लगे तो हमेशा इसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाना। कभी भूल के भी दूसरी कोई भी फॉर्म नहीं आनी चाहिए। इनके बाद भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म मोडाल्स के बाद भी आता है। तो आपको एग्जाम में जो पहली एरर पूछी जाती, पहली एरर दी जाएगी वो डू, डज, डिड, डिड के बाद सेकंड फॉर्म लगा देंगे,
हाँ, डिड नॉट कंप्लीटेड। अब आपको संदीप सर पढ़ाए हैं कि डू डज डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो मतलब फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड नॉट कंप्लीटेड कर दिया तो वो एरर है, नहीं हो सकता, उसको सुधारिए। कंप्लीटेड नहीं, कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे ही हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगा। एग्जाम में एरर क्या आएगी, हैज हैव हैड के बाद थर्ड को छोड़ के कोई और फॉर्म लगा देंगे, तो गलत है। ऐसे ही इज एम आर वॉज वर के बाद आईएनजी आता है, आईएनजी छोड़ के कुछ और लगा देंगे तो गलत है। ये पॉइंट हमेशा याद रखें। एक्टिव वॉइस की गेम में ये मोडाल के साथ हमेशा फर्स्ट आती है, कुछ और लगा देंगे तो गलत है। यानी मैं ये बता रहा हूं कि इनसे चिपका हुआ मेन वर्ब होना चाहिए। जैसे हैज मेन वर्ब, हैज प्लस मेन वर्ब, तो ये मेन वर्ब थर्ड, हैड प्लस मेन वर्ब थर्ड, हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड, डू प्लस मेन वर्ब थर्ड, तो डज प्लस मेन वर्ब, सॉरी, डू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डज प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही इज एम आर वॉज वर प्लस मेन वर्ब तो आईएनजी फॉर्म। बीच में कुछ और नहीं लगा देना, नहीं गलत हो जाएगा फिर। तो हमें ये पहला पॉइंट बेसिक समझ में आया कि हम टेंस में इन वर्ब्स के बाद ये चीज यूज करें। आ जाइए, अब हम थोड़ा सा लेके चलते हैं आपको क्या लेके चलते हैं आपको एक और इंपॉर्टेंट मुद्दे पे। कॉमन कॉमन बातें बता दे, फिर आपके लिए 12 टेंसेस बड़े आसान हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम जब कभी भी सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं तो एक अफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग का होता है कि कोई भी एक सब्जेक्ट लिख दो, एक सब्जेक्ट लिख दो, कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगा दो, जो भी उनमें से लगानी है, ठीक। फिर उस हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की जो भी फॉर्म आती है वो लगा दो और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर दो। सारे टेंसेस में 12 टेंसेस हैं। हर टेंस का जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा तो हम ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कि अगर नेगेटिव करना हो तो आपको मुझे ये वाला बताना था। नेगेटिव सेंटेंस करना हो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, आप अपनी इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लिखेंगे, ठीक है। मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आपका जो नेगेटिव सेंटेंस बनता है उसमें नेगेटिव बनाने के लिए जो नॉट का इस्तेमाल होगा, राम खाना खा रहा है, राम खाना नहीं खा रहा है। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। राम खाना खा रहा है, राम इज ईटिंग फूड, खाना खा रहा है। राम खाना नहीं खा रहा है, राम इज, अब आपका नॉट कहां पे आएगा, यहीं पे, नॉट ईटिंग फूड। तो हमें जो पहला पॉइंट यहां पे मिला कि हमें जो नॉट लिखना है वो नॉट लिखना है हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक। नॉट यानी कि नकारात्मक शब्द हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना है, ठीक। अब टेंस कोई सा भी हो तो हमने अभी आपको कितनी हेल्पिंग वर्ब्स बताई। अगर हेल्पिंग वर्ब इज है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, तो नॉट कहां पे आएगा, इनके बाद आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, ठीक। पहला पॉइंट मिल गया सीखने को। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज है, हैव है, हैड है, तो आपका नॉट कहां पे आएगा, नॉट इसके बाद आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी जो भी आती है थर्ड फॉर्म की, यहां पे आईएनजी फॉर्म, ठीक। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हैड है, एक वर्ड है। अगर हेल्पिंग वर्ब ऐसा आ जाए हैज बीन, तब नॉट कहां पे लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब ये भी तो होती है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, आपने ये लिखा मेन वर्ब, अब नॉट आपको लगाना है। आगे हम लोग ऐसी हेल्पिंग वर्ब वाला भी पढ़ेंगे। तो अब इसमें जो नॉट आएगा, आप देखो, जैसे ये एक वर्ड हेल्पिंग वर्ब था तो हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा, नॉट लिखा, मेन वर्ब लिखा। ये भी एक वर्ड में हेल्पिंग वर्ब था, लिखा, नॉट लिखा, मेन वर्ब लिखा। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड आ गए, तो जब दो वर्ड्स आ गए ना बेटा, तो नॉट आपका यहां पे आएगा। समझ गए? ये नहीं कि आप हैज बीन नॉट मेन वर्ब, नहीं, आपको लिखना पड़ेगा हैज नॉट बीन प्लस मेन वर्ब। समझ गए? आपको ये लिखना है, मतलब आपको नॉट लिखना है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट के बाद। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, कई वर्ड्स आ गए उसमें,
तो नेगेटिव होगा विल नॉट हैव बीन। ठीक, यानी आपका, यार ये मिड क्यों जा रहा है बार बार, प्लस मेन ऑफ, आपका नॉट हमेशा हेल्पिंग ऑफ के फर्स्ट पार्ट के बाद, हमेशा हेल्पिंग ऑफ के फर्स्ट पार्ट के बाद, हमेशा हेल्पिंग ऑफ के फर्स्ट पार्ट के बाद, हमेशा हेल्पिंग ऑफ के फर्स्ट पार्ट के बाद होना चाहिए। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए। पहले मैं आपके लिए ये बेस तैयार कर दे रहा हूं। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट के बाद लगाएं। पता नहीं ये क्यों मिट जा रहा है यार। ठीक है, देखो यहां मिटा हुआ है। ठीक, सो आई होप आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आ गया कि हमें नॉट लगाना कहां है आफ्टर द फर्स्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग ऑफ। हम मोडाल्स में भी जाएंगे। हमने लिखा कैन हैव, कैन हैव कहां पे लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे नॉट। हमने लिखा वुड हैव, कहां पे लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे। समझ रहे हैं? हमने लिखा शुड हैव बीन, कहां पे लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे। हमेशा फर्स्ट पार्ट के बाद, हमेशा फर्स्ट पार्ट के बाद यू हैव टू प्लेस योर नॉट। राइट एवरीबॉडी? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, एग्जाम में इस पर खेला हो जाता है। खेला क्या हो जाता है, बाद में नॉट लगा देते हैं। दो पार्ट के बाद लगा दिए तो गलत हो जाएगा, तो हमेशा फर्स्ट पार्ट के बाद ही लगाएं। अच्छा, हमने नेगेटिव को सीखा। चलो आ जाओ, अब सीधा लेके चलता हूं मैं आपको मेरे अगले जोन में। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आती है बारी एक एक करके सारे टेंसेस के बारे में पढ़ने का। चलो, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो यहां पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मेरे बच्चों, हमेशा एक चीज, टेंस की पहले पहचान करना सीखो। हम कोई भी सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर लिखें तो क्यों लिखें, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा तो कैसे पता आएगा। तो पहली चीज है कि हम उसके अंत में, सबसे पहले हम उसके अंत में कुछ चीजें देखेंगे तो हम उससे पहचान जाएंगे कि हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। क्या चीज है? ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है। अगर हिंदी में ऐसा सेंटेंस आता है तो समझ जाइए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। जैसे वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाता है। ता है आया, समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। ठीक है ना? वो झगड़ा करते हैं, है ना? नेहा खाना बनाती है। ये ता है, ती है, ते है, ये शब्द प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कर। तो पहले तो सबसे पहले जरूरी होता है कि आप पहचान करना सीखें। फिर आता है कि भैया हम उसमें हेल्पिंग ऑफ कौन सी लगाएंगे, मेन ऑफ कौन सी लगाएंगे, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। तो आ जाइए, हेल्पिंग ऑफ लगाएंगे हम यहां पे, एक डू और एक डज, दो हेल्पिंग ऑफ है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, अब ये मत कहना कि प्लूरल क्या होता है, नाउन में पढ़ा चुका हूं, तो डू लगाते हैं, और अगर सिंगुलर हो तो डज लगाते हैं। मेन ऑफ की कौन कौन सी फॉर्म लगाएंगे? मेन ऑफ की फॉर्म में हम लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस, सिंगुलर के साथ, और मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ। ये तब करना है जब हेल्पिंग वर्ब ना लगाना हो। समझाता हूं अभी अच्छे से। ये तब करना है, पूरे इंग्लिश में दो ऐसे टेंस है जिसमें बिना हेल्पिंग वर्ब के भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब आप पहले देखो, जब हेल्पिंग वर्ब ना लगाना हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस, प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म। आओ समझाता हूं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा के क्या बनेगा उसको समझाता हूं। तो पहले हेल्पिंग वर्ब ना लगाना हो तो कैसे, इसी में लिख देते हैं नीचे। जैसे अगर मैं हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाऊं और मैं वह स्कूल जाता है को ट्रांसलेट करूं, तो मैं लिखूंगा यहां पर ही गोज टू स्कूल, यही लिखूंगा ना बच्चों। आप देखो कहां लगाया मैंने, यहां पे डू डज नहीं लगाया ना। तो मैं सिंगुलर सब्जेक्ट ही को मेन ऑफ की एस और ईएस फॉर्म मैंने पकड़ा दी। अगर हम यहां पे प्लूरल सब्जेक्ट लें वी, तो गोज हो जाएगा केवल गो टू स्कूल। तो हमारा यहां पे क्या हो गया, जब सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो मेन ऑफ की केवल फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो मैंने यही तो लिखा कि जब हेल्पिंग ऑफ ना लगाना हो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आप
सिंगुलर सब्जेक्ट को एस और एस की फॉर्म और प्लूरल सब्जेक्ट को फर्स्ट फॉर्म पकड़ाते हैं। ठीक, जब हेल्पिंग वर्ब ना लगाना हो तो, ओके, जब हेल्पिंग वर्ब ना लगाना हो तो हम ये करते हैं। और अगर हेल्पिंग वर्ब लगाना हो इसमें तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाना हो तो क्या करेंगे? अगर हेल्पिंग वर्ब लगाना हो तो हम यहां पर ध्यान से सुनिएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब लगाना हुआ तो क्या करेंगे? ही गोज टू स्कूल है, अब ही है सिंगुलर, हम इसको हेल्पिंग वर्ब अगर दे दे सिंगुलर को सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर को सिंगुलर मिलेगी ना, देखिए ना, सिंगुलर है, सिंगुलर को डज मिलेगा, ही डज लिख दिया। अब आप देखो, आपको कंस्ट्रक्शन क्या चाहिए? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर आप हेल्पिंग वर्ब लगाए हो तो मेन वर्ब लगाना पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको पीछे वाली स्लाइड में मैंने क्या लिखाया कि डू डज डिड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? डू डज डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी ना। तो हम यहां पे अब कौन सी फॉर्म लिखेंगे? ही डज गो कहां पे? टू स्कूल। अब तुम चाहे ही डज लिखो, चाहे तुम वी डू लिखो, डू डज डिड के बाद तो गो ही आएगा ना फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा यहां पर एक ये सेंटेंस भी बनेगा। जब हेल्पिंग वर्ब ना लगानी हो तो हम ये पैटर्न फॉलो करेंगे, जब लगानी हो तो ये पैटर्न फॉलो करेंगे। दोनों पैटर्न आपके पास है। अब आप सवाल पूछें, संदीप सर दोनों में अंतर क्या है? हमने ये सेंटेंस लिखा, हमने ये सेंटेंस लिखा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ दी सेंटेंसेस? सेंटेंस टाइप ए, सेंटेंसेस टाइप बी, क्या अंतर है? अंतर है ये सेंटेंस में, जब अफर्मेटिव में हम अफर्मेटिव, क्योंकि अफर्मेटिव है ना, नेगेटिव इंटरोगेटिव तो है नहीं, जब हम सेंटेंस में ये पैटर्न में लिखते हैं तो मेरे बच्चों ये नॉर्मल सेंटेंस होता है, और ये एम्फेसाइज करके जोर डाल के कि वह स्कूल जाता तो है, और ये है वह स्कूल जाता है। हम स्कूल जाते तो हैं, और इसमें है हम स्कूल जाते हैं। तो ये नॉर्मल है, और इसमें आप हमेशा एम्फेसाइज करके बोलते हो। ठीक है, इसका मतलब है हम स्कूल जाते तो हैं, डू गो का मतलब जाते तो हैं, और ये है जाते हैं। समझ गए? तो ये एक्चुअल अंतर होता है। रॉयल निशात कह रहे सर आप कमेंट नहीं देखते हैं किसी का? हाँ बेटा नहीं देखते हैं, जब काम का होता है तो देखते हैं, नहीं तो ज्यादातर बच्चों के क्या कमेंट्स देखें? आपके काम के हो तो पहले। क्लास डेली होती है गाइज, तो गाइज को बताने दीजिए, आप हमसे काहे कह रहे हैं कि सर आप कमेंट नहीं देखते हैं क्या? डज डू डज नेगेटिव इंट्रो के लिए यूज किया जाता है। हमने नेगेटिव इंट्रो तो पढ़ाया ही नहीं, वो तो आगे पढ़ाएंगे। अभी तुम्हारा कौन सा चल रहा है? अफर्मेटिव सेंटेंस देखो। तो कमेंट करने से पहले हम क्यों नहीं पढ़ते हैं? काहे कि आपके कमेंट रिलेवेंट नहीं होते। पहले आप क्या करते हैं, आप जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं आप कूदी मार के आगे वाला पूछते हैं, जो हम आगे पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। कमेंट आप तब करें जब टॉपिक ही खत्म हो जाए, तब अपने डाउट्स पूछें। सौरभ पांडे कह रहे हैं आप हमारा भी नहीं देखते। बेटा हम नहीं देखते किसी का। अब सौरभ पांडे ने कहा सर डू डज डिड के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म। सौरभ पांडे मुझे ये बताइए, हमने यहां पे कहीं पे कुछ लिखा था, बैक साइड आते हैं पांडे जी, यहां पे मैंने यहां पे लिखा था कि डू डज डिड के साथ ये फर्स्ट फॉर्म आता है। तो मैं यहां पे क्या मजाक कर रहा था कि अरे मजाक किया सौरभ पांडे के साथ, मजाक किया हुआ और मजाक कर दिया सौरभ पांडे के साथ। हमारा तुम्हारा मजाक का रिश्ता है। अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं कि डू डज डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ये मैंने बोला और आगे लिखा फर्स्ट फॉर्म, तो मजाक तो किया नहीं होगा यार। ऐसा कोई हमारा आपका रिश्ता तो है नहीं, हम मामा जी तो है नहीं कह रहे मामा जी ने मजाक कर लिया भांजे से, ऐसा तो है नहीं ना। मास्टर जी हैं हम आपके, और लिख के भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई बोल रहे हैं। मजाक करेंगे तो बता भी देंगे कि भैया मजाक किए थे हम उस समय तुमसे। तो पांडे जी इसका मतलब आप खुद ही बताइए हमको, जो आप कह रहे हैं कि हम आपका भी कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़े हम कमेंट्स? आप जेन्युइन क्वेश्चन तो पूछो। हम एक एक शब्द को इतना क्लियर तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, और एकदम शुरुआत से ऐसा सीक्वेंस रखा है कि कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप या तो बीच में आ रहे हो, या तो आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे हो, बिना कंफर्म किए आप यकीन ही नहीं कर रहे हो। आपको इस पे यकीन नहीं हुआ था क्या जब मैं ये लाइन लिखी थी? संदीप सर मजाक किए आज आप। आप बताओ, हम मजाक करेंगे क्या? बताओ।
इतना क्लियर, इतना बेसिक तरीके से मैं एक एक स्टेप लेके चल रहा हूं ताकि आप एग्जाम में कहीं फंसो मत और आप कह रहे सर हमारा कमेंट है ना पढ़ रहे आप, तो अब क्या करें, आप ही बताओ हमको। ठीक है, फर्स्ट क्लास है आपका तो शुरू से देखिए, फर्स्ट क्लास है तो शुरू से आइए। एडिटोरियल क्लास हुआ है? जी हाँ, मेरी एडिटोरियल हुई है। चलो आ जाओ, टाइम टेबल शुरू और अंत में बताएंगे, बीच बीच में ना पूछा करो। ओके, सो गाइस यहां तक हो गया। तो हमने यहां पे एक बेसिक पॉइंट सीखा कि अरे भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट की तो अलग है नौटंकी है, हेल्पिंग वर्ब के बिना भी ये मेन वर्ब लगवा लेता है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ तो सारे टेंस लेते ही हैं, ये बिना हेल्पिंग वर्ब के भी मेन वर्ब लगा लेता है, और उस केस में ये एक पैटर्न को फॉलो करवाता। चलो ये समझ गए कि मेन वर्ब की एस और ईएस फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट को दो, प्लूरल को फर्स्ट फॉर्म दो। कब? जब हेल्पिंग वर्ब ना लगाना हो, और जब हेल्पिंग वर्ब लगाना हो तो सबके साथ यही पैटर्न ही लगाते। आ जाओ नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आपने कहा, ठीक, आपको अभी ध्यान होगा मैंने एक चीज बताया कि भाई नेगेटिव बनाना है तो नॉट तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। अगर नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगाना पड़ेगा, और मैंने अभी आपको बताया कि नॉट लगाना ही हमेशा हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट के बाद है। तो इसका मतलब है कि यहां पे मैंडेटरी होगा कि बेटा तुमको डू या डज लिखना ही पड़ेगा, और इसको लिखकर ही तुम नॉट लगाओगे। अब नॉट लगा दिए तो पढ़ाया मैंने, इसके बाद मेन वर्ब कौन सी फॉर्म? केवल फर्स्ट फॉर्म, बाकी सब खुआ दो, मैंडेटरी है। तो नॉट लगने के लिए हेल्पिंग वर्ब लगना जरूरी है। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे आपने कहा ही डज नॉट, तो आप मेन वर्ब में हमें कुक लिखना है तो आप कुक ही लिखेंगे, कुक्स नहीं लिख सकते आप, ठीक है। आप प्लूरल लिखना चाहो प्लूरल उठा दो, दे डू नॉट कम ऑन टाइम, वो समय पर नहीं आते, कम ऑन टाइम। तो इस सेंटेंस में भी आप ध्यान से देखो, हमने दोनों में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां भी रखी और यहां भी रखी, ठीक, ये सीख गए। नेगेटिव के केस में एक और कहानी बनेगी। आपका जो नॉट है वो हमेशा आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद है, लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट प्लस नेवर भी हो जाता है, और नेवर प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज अपने साथ लेता ही नहीं, ये कहता है ना बिना हेल्पिंग वर्ब के जाएंगे, क्या कर लोगे, ये बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है। अब ये नहीं, ये आया तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, जब हेल्पिंग वर्ब ही नहीं आया तो मेन वर्ब कौन सी फॉर्म की लगाओगे? वही दो पैटर्न, एस और ईएस या फर्स्ट सिंगुलर प्लूरल, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी बताया, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने कहा ही नेवर, अब आपको कुक लिखना है भाई, अब आपके पास डज लगा तो है नहीं, यहां पे डज नहीं लगा तो मेन वर्ब की एस फॉर्म लिखना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ही नेवर कुक्स फूड आपको लिखना पड़ेगा। और कोई भी प्लूरल उठा लो तो प्लूरल के साथ तो कोई लफड़ा ही नहीं है, प्लूरल के साथ तो फर्स्ट ही फॉर्म आनी है, ये है ना। तो ये पॉइंट हमें समझ में आया। तो कहने का मतलब संदीप सर आप कहना ये चाह रहे हैं कि जब डज आएगा तो एस और ईएस नहीं आएगा, फर्स्ट आएगा, फिर जब डज आएगा तो एस और ईएस नहीं आएगा, और जब एस और ईएस आएगा तो डज नहीं आएगा। वाह 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 वाह, क्या बात मिली है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे प्रेजेंट इंडेफिनिट के एंटायर ज्ञान में, मेरे प्रेजेंट इंडेफिनिट के एंटायर ज्ञान में जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो मेरे एंटायर ज्ञान का मतलब ये है कि मेन वर्ब की एस और ईएस फॉर्म जब लगेगा तो डज, देखो ये दोनों प्रेजेंट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस और डज। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये आएगा तो ये नहीं आएगा, जब ये आएगा तो ये नहीं आएगा। समझ गए? कहने का मतलब है इन दो में से प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर सब्जेक्ट में केवल एक ही हमेशा होना जरूरी है, और एक होना जरूरी है। मैंने दोनों में कट्टम कट्टम नहीं किया, या मैंने दोनों में टिक टिक नहीं किया। आप ध्यान से देखो, ये बॉक्स गलत है, जो सही है वो ये सही है। क्या? एक ये लगा दिया
तो ये नहीं लगाना, और ये लगाया तो ये नहीं लगाना, दो में से केवल एक ही लगाना, ना दोनों गायब करना, देखो ना दोनों गायब करना ना दोनों लगाना। एग्जाम में दोनों गायब कर दिया तो एरर आती है, दोनों लगा दिया तो एरर आती है। एक ही होना चाहिए, और हमेशा यही यूनिवर्सल फैक्ट है पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कोई भी सेंटेंस उठा लो विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, इसका तो लोचा ही नहीं है। काहे? तुम मेन वर्ब की प्लूरल सब्जेक्ट में फर्स्ट फॉर्म लिखते हो और हेल्पिंग वर्ब में डू लिखते हो। तो भाई तुम डू नहीं भी लिखोगे, डू लिखोगे तब भी फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, डू नहीं लिखोगे तब भी फर्स्ट फॉर्म लिखोगे। तो कुल मिला के तुम्हारा फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट में तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट में लफड़ा है। एसोरियस आएगी तो डज नहीं आएगी, और डज आएगी तो एसोरियस नहीं आएगी। बस ये बेसिक पॉइंट याद रखना। एग्जाम में प्रेजेंट इंडेफिनिट बेस्ड कंस्ट्रक्शन की जो एरर्स आती है यही से पूछता है। बहुत बार आप प्रैक्टिस करोगे खुद देख लोगे आप। ठीक है, तो एक ये पॉइंट सीख गए। इंटरोगेटिव का पैटर्न INTERRO, क्या पैटर्न है इंटरोगेटिव का? दैट्स वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। इंटरोगेटिव में एक बात हमेशा ध्यान रखें, क्या कैसे बनाते हैं पहले ये बताओ। जैसे अफर्मेटिव कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में मतलब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। हमें इंटरोगेटिव में क्या करना है? इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के बस शुरू में लिख देना है बस। तो हेल्पिंग वर्ब चली गई शुरू में, यहां हेल्पिंग वर्ब है तो बगल में सब्जेक्ट आएगा, हाँ ये खत्म, अब ये आएगा और क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं करना, मैंडेटरी है। जब तुमको हेल्पिंग वर्ब लगाना ही लगाना है तो जाहिर सी बात है तुम्हारी मेन वर्ब केवल फर्स्ट फॉर्म की आएगी, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के इंटरोगेटिव बनाएंगे कैसे आप? कैसे बनाएंगे आप? बनाना तो पड़ेगा यही ना। जैसे आपने कहा डू यू लव मी, तो डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? आपने कहा डज शी, अब आप मान लो यहां लिख दो कुक्स फूड, क्या वो खाना बनाती है? तो ये एरर है। क्यों? क्योंकि आप यहां पे लिख रहे हैं डज। अब जब डज लिख दिए तो बेटा तुम्हारा एस फॉर्म तो यहां पे आएगा नहीं ना, केवल कुक आएगा। गॉट इट? तो ये पॉइंट हमेशा याद रखें, चाहे वर्बल टाइप हो, WH टाइप हो, कुछ भी हो, हर जगह पर आपको, आपने कहा वाई डज शी नॉट टॉक टू यू, वो तुमसे बात क्यों नहीं करती है? वाई डज शी नॉट टॉक टू यू, सही है ना? वाई डज शी नॉट टॉक टू यू, सही है। तो ये सेंटेंस हमारा ये है, डज लिख दिया तो केवल टॉक लिखेंगे, टॉक से नहीं लिखेंगे। तो ये पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखें, ऐसे गेम ये बन जाते हैं। इंटरोगेटिव पूरी कहानी यही है। तो आपको ये बेसिक्स जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया, आपको लगा रहे संदीप सर आधा घंटा तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट है बताए हैं, तो आधा घंटा अगर बताएंगे तो 12 टेंस का मतलब हो गया 6 घंटे। नहीं भैया, ये आधा घंटा में प्रेजेंट इंडेफिनिट और आधा घंटा में बाकी सब है, क्या कि सब यही है, केवल गेम कंस्ट्रक्शन में फंसता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका कंप्लीट होता है। अब आपको इसी पर प्रैक्टिस करनी है और ये देखना है कहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। मैंने क्या बोला? ता है, ती है, ते है। दो पहचान हमेशा याद रखना। पहला मैंने दो पहचान कराई है, ता है, ती है, ते है, एक ये पहचान, और दूसरी पहचान ऐसी बातें जो प्रेजेंट, पास्ट और आने वाले भविष्य में भी पाई जाए, तीनों समय में जो पाई जाती हैं उस घटना को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाइए, हमेशा प्रेजेंट। सूरज ईस्ट में उगता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। इज राइजिंग इन द ईस्ट कभी मत लिखना। समझ रहे हैं? संदीप सर इंग्लिश पढ़ाते हैं तो संदीप सर इंग्लिश आज भी पढ़ा रहे हैं, कल भी पढ़ाएंगे, बीते हुए समय में भी। तो ये तीनों समय में संदीप सर की इंग्लिश पढ़ाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना। कोई भी घटना जो तीनों समय में पाई जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाई जाती है, दैट्स इट। इससे आसान तरीका नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने का। अब किताबी भाषा में जाओगे तो किताबी भाषा बोलेंगी यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओ। मैं कहता हूं फालतू की लाइनें हैं। आप सिंपल भाषा में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? वो बात है जो हमेशा पाई जाती है। तो हमेशा कौन सी चीज पाई गई, कब पाई? हमेशा पाई जाने वाली चीजों का मतलब क्या है?
वो पास्ट में भी थी, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी होगा। उसी को तो यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हो या हमेशा होने वाली बात कहते हो। वही तो है, बस मैंने तरीका आसान कर दिया है और कुछ भी नहीं। समझ गए? याद रखिएगा, गेम वही है, चीजें नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब दूसरा टेंस डालो, पास्ट इंडेफिनिट। इसकी क्या पहचान है? जैसे वहां पे ता है, ती है, ते हैं, यहां पे ता था, ती थी, ते थे। यहां पे ता था, ती थी, ते थे। या पास्ट की हैबिट, किसी की पास्ट की हैबिट। समझ गए? ये एक आसान तरीका है पहचानने का। राइट। अब आती है दूसरी बात कि हेल्पिंग ऑफ क्या लगाएंगे यहां पे। सबसे आसान है, डिड लगाओ बस। मेन ऑफ क्या लगाएंगे? दो फॉर्म में, एक मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म और एक मेन ऑफ की सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म कब लगाएंगे? जब हेल्पिंग वर्ब ना लगाना हो, तब क्या लगाना है? सेकेंड फॉर्म लगाना है। जैसे उसमें था ना, जब हेल्पिंग वर्ब ना लिखना हो तो डज लिख दो, सॉरी एस और एस फॉर्म लिख दो। वैसे यहां पे जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो सेकेंड आएगी। क्यों? क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब आएगी तो बेटा फर्स्ट फॉर्म आएगी। करेक्ट? सेकेंड फॉर्म सिंगुलर के साथ भी है, प्लूरल के साथ भी है। सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ है। एग्जाम्पल पहले समझो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। जैसे आपने कहा ही दिल्ली गया, तो आप लिखोगे वेंट टू दिल्ली। ठीक? और आपने कहा वे दिल्ली गए, तो आप दे के साथ भी तो यही लिखोगे, वेंट टू दिल्ली। मैंने दोनों सेंटेंस में हेल्पिंग ऑफ नहीं लगाई, तो मैंने मेन ऑफ की सेकेंड फॉर्म लगा दी दोनों के साथ, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। मैं अगर इन्हीं के साथ हेल्पिंग ऑफ चिपका दूं तो क्या? हेल्पिंग ऑफ लगा के तो देखो, सेकंड हटके केवल कौन सी रह जाएगी? फर्स्ट। क्यों? क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आपका ये हो जाएगा ही डिड। अब बेटा तुम्हारा वेंट गया गो लेने, गो टू दिल्ली, ही डिड गो टू। और यहां पर भी दे डिड गो टू दिल्ली। दोनों में अंतर क्या है संदीप सर? दोनों में अंतर है कि ये नॉर्मल है, वह दिल्ली गया, और ये एम्फेसाइज किया, वह दिल्ली तो गया। थोड़ा सा जोर डाल के बोलेंगे तो उधर तरीके का लिखना है, नॉर्मल बोलना है तो इधर तरीके का लिखना है। ये पहला पैटर्न हुआ। ठीक? नेगेटिव पैटर्न कैसे बनाएंगे? बिल्कुल वैसे ही डिड नॉट गो टू दिल्ली, और दूसरा नेवर से बना लिए, ही नेवर, अब डिड तो लगाया नहीं, वेंट टू दिल्ली। ठीक? इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? दैट्स वेरी सिंपल। हेल्पिंग ऑफ लिखना ही पड़ेगा सबसे पहले, बिना उसके इंटरोगेटिव बनेगा नहीं। अब हेल्पिंग ऑफ लिख दिया, डिड ही गो टू दिल्ली। अब आपको यहां पर सेकंड तो गलती से भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग ऑफ आना ही आना है ना। व्हेन डिड ही गो टू दिल्ली। बन गया हमारा इंटरोगेटिव। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें? ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि आपके पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की एक सेकंड फॉर्म मैंने लगाई और दूसरी तरफ मैंने हेल्पिंग ऑफ डिड लिखा। आप एक चीज नोटिस करो, जब मैंने डिड लगाया तो सेकंड फॉर्म नहीं लगाया, और जब मैंने सेकंड फॉर्म लगाया तो मैंने डिड नहीं लगाया। इसका मतलब यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का भाई निकला। जब सेकंड फॉर्म आएगा तो डिड नहीं आएगा, और जब डिड आएगा तो सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। ये तो बड़ी मजेदार बात हो गई भाई। जब डिड आया तो सेकंड नहीं आया, जब सेकंड आया तो डिड नहीं आया। आप बैक साइड भी यही देख लो, डिड आया तो सेकंड नहीं आया, है ना, और जब सेकंड आया तो डिड नहीं आया। वाह भाई वाह, ये तो बड़ी मजेदार बात बताई संदीप सर ने।
तो हमें यही सीखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब डज आएगा तो एसोरियस नहीं, जब एसोरियस आएगा तो डज नहीं। पास्ट इंडेफिनिट में जब डिड आया तो सेकंड नहीं, और जब सेकंड आएगा तो डिड नहीं। एग्जाम में इस पर बहुत खेला करता है एग्जामिनर, प्रैक्टिस करना प्रीवियस ईयर उठा के, भर भर के सवाल मिलेगा आपको इतने ही कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो यही पास्ट इंडेफिनिट है, इतना ही है, इसी पर सवाल पूछे जाएंगे। आ जाओ, तीसरा टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें क्या होता है, पहले पहचान क्या होगी, पहचान होगी इसकी गा गी गे, गा गी गे, खाएगा जाएगा नहाएगा। हेल्पिंग ऑफ है इसकी विल और शैल। आपको शैल और विल, शैल आपको आई और वी ये दो सब्जेक्ट के साथ लगाने, बाकी हर किसी के साथ, बाकी हर किसी के साथ आपको विल लगाना है, ठीक है। बात यहां पे यही लॉजिक है। अब देखो अफर्मेटिव एग्जाम्पल, ही विल किल यू, ही विल टॉक टू यू, वो तुमसे बात करेगा। नेगेटिव करो, ही विल नॉट टॉक टू यू। नेगेटिव का नेवर वाला बनाओ, ही विल नेवर टॉक टू यू। हैं, ये क्या हो गया। तो संदीप सर यहां पे आपने नॉट से बनाए चाहे नेवर से बनाए, टॉक 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 तीनों जगह सेम है। हाँ जी हाँ, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट यही नौटंकी फैलाते हैं दोनों अलग अलग फॉर्म लेके घूम रहे हैं। बाकी के 10 टेंसेस एक ही फॉर्म में हर प्रकार का सेंटेंस बनाते हैं। तो ये एक ही फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यहां पे लगेगी बस, मेन ऑफ की केवल फर्स्ट फॉर्म, ठीक। तो एक ही फॉर्म में इंटरोगेटिव करो, सब जगह एक ही फॉर्म, विल ही नॉट टॉक टू यू, दैट्स इट। तो ये हमारे सारे इंडेफिनिट हो गए, है ना आसान, इंटरेस्टिंग। ऐसे ही करते हैं। अच्छा अब आ जाओ कॉन्टिन्यूअस, एक चार्ट बनाएंगे अपन, ठीक है। ठीक, यहां डालो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यहां डालो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यहां डालो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसकी हेल्पिंग ऑफ इज एम आर, इज है सिंगुलर, आर है प्लूरल और एम है केवल आई के साथ, ठीक। इसकी हेल्पिंग ऑफ वॉज वर, ये है प्लूरल, ये है सिंगुलर। इसकी हेल्पिंग ऑफ शैल बी, विल बी, शैल बी शैल की तरह आई बी के साथ और बाकी सबके साथ ये, ठीक। ओके, मेन वर्ब भाई, कॉन्टिन्यूअस के सब की मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस में सब की मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। वाओ, कंस्ट्रक्शन एक एग्जांपल लिखूंगा बस, देखो, ही इज स्लीपिंग, पास्ट किया तो ही वॉज स्लीपिंग, फ्यूचर किया तो ही विल बी स्लीपिंग। नेगेटिव बनाएंगे, ही इज नॉट स्लीपिंग, ही वॉज नॉट स्लीपिंग, ही विल नॉट बी स्लीपिंग। इंटरोगेटिव बनाएंगे, इज ही स्लीपिंग, वॉज ही स्लीपिंग, विल ही बी स्लीपिंग। सिंपल। तो पूरा कॉन्टिन्यूअस इसी पर मल्टीपल एग्जाम्पल्स देके करिएगा,
बस यहां पर यही चीज है कि सब में एक ही फॉर्म लगाना है, आईएनजी, हेल्पिंग ऑफ ये लगानी है, दैट्स इट। गॉट इट? सब एक्टिव वाइज का सिखा रहा हूं। अब आ जाओ, फिर आता है अगला चार्ट। अगला चार्ट बनाइए। लिखिए यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। पहचान नहीं लिखवाई क्या? यहां पे पहचान भी लिख लीजिए। यहां पे पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। यहां पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। यहां पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक, ये पहचान है। आगे यहां जो सबसे पहले पहचान कंप्लीट है। यहां पे टास्क, टास्क यहां पे कंप्लीट मिलेगा। तो कंप्लीट टास्क में आपको क्या करना है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, कुछ इस प्रकार से भाव आएगा। खा लिया है, पी लिया है, नहा लिया है, ऐसे। यहां की पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था। यहां की पहचान क्या है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा। ठीक, ये पहली पहचान है। अब आता है दूसरे नंबर पे बच्चों हेल्पिंग वर्ब। एक हैज, एक हैव। हैव है प्लूरल और हैज है सिंगुलर। दैट्स वेरी सिंपल। यहां की हेल्पिंग वर्ब केवल हैड है, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ है। और यहां की हेल्पिंग वर्ब बेटा यहां तो बड़ा आसान है, शैल हैव और विल हैव, है ना? शैल आईवी के साथ और ये बाकी सबके साथ। हो गया। अब एग्जाम्पल चलो, जैसे ही हैज कंप्लीटेड हिज पेपर, उसने अपने पेपर कंप्लीट कर लिया है। यहां पे ही हैड कंप्लीटेड हिज पेपर, यहां पे ही विल हैव कंप्लीटेड हिज पेपर। बन गया? आसान है ना? सारा गेम इसी पर है। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको आधा पौना घंटा इसीलिए पढ़ाया ताकि आप बाकी चीजों पर आप इस तरीके से फिर अपने हिसाब से काम कर डालो। सब यही है, तरीका वही है जो सिखाया आपको, वही तरीका है, सब में वही तरीका है। ठीक है। अब आता है लास्ट। लास्ट आता है। लास्ट कौन सा है? फिर चार्ट बनाइए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहचान क्या है इसकी? इनकी पहचान क्या है? पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। पहचान क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय। ठीक। तो ये पहली चीज है कि इसमें टाइम मेंशन होता है। जैसे वो 4 घंटे से पढ़ रहा होगा, वो सुबह से सो रहा होगा, वो इतने बजे से ये कर रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ समय दिया होता है यहां पे। ठीक है। अब आ रही है बारी यहां पे हेल्पिंग वर्ब। भाई हैज बीन, हैव बीन। यहां की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। यहां की हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन एंड ठीक, ठीक है ना?
ठीक है। मेन वर्ब भाई आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है इसमें। मेन वर्ब केवल आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब। तो कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अंतर केवल व केवल समय का है। इसमें समय होगा, उसमें समय नहीं होगा। एक एग्जाम्पल, he has been working here since 1998। इसमें लिखोगे तो he had been लिखना पड़ेगा working here since 1998। यहां पर he will have been लिखना पड़ेगा working here। अब ध्यान से देखो, 1998 1998 ये दोनों हमारा क्या है, पास्ट की घटना है, और ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें आप जो समय डालेंगे वो भविष्य का होना चाहिए। तो आप अभी 2023 चल रहा है ना, तो आप 2025 डालो, और उसके लिए आपको सम प्रीपोजिशन यहां पे लगाना पड़ता है, फ्रॉम, क्योंकि ये फ्यूचर है ना। तो बस गाइस ये रहे आपके पूरे के पूरे टेंसेस जो आपको हमने पढ़ाया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया। अब मैं आपके लिए 10 सवाल लेकर आया हूं, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इन 10 सवालों को और देखेंगे क्या आया आपका स्कोर। ठीक, चलो भैया शुरू हो जाओ। सबसे पहला सवाल, ऑल ऑफ अस सरप्राइज्ड टू सी एन ओल्ड मैन ऑफ 60 टेकिंग पार्ट इन द मैराथन हेल्ड लास्ट मंथ। बताइए, एक्टिव वाइस पैसिव वाइस, तो थोड़ा सा वाइस भी यहां पे लगा दीजिएगा, हो सकता है उस पर कुछ एरर हो। आंसर, क्या बात है। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखा हुआ है ऑल ऑफ अस, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद यहां पे लिखा उसने सरप्राइज्ड, ऑल ऑफ अस सरप्राइज्ड, हम सभी सरप्राइज्ड थे। आप एक बात बताओ, जैसे ऑल ऑफ अस एक ही, कोई एक ले लो, मान लो इसमें से मैं छोटा सा इसको बना लेता हूं, जैसे मैं मान लो यहां पे वी लिख देता हूं। वी, हम सभी क्या थे, सरप्राइज्ड थे, वी सरप्राइज्ड। तो आप मेरे को एक बात बताओ, वी सरप्राइज्ड जब हम किसी और को करते हैं तो लिखते हैं कि वी सरप्राइज्ड रोहन, वी सरप्राइज्ड आवर फैमिली। लेकिन यहां पर वो कह रहा है कि हमने एक बूढ़े आदमी को जो 60 साल के थे मैराथन में भाग लेते हुए उनको देखा तो हम सरप्राइज थे। जब सरप्राइज हम खुद ही थे तो इसको हेल्पिंग वर्ब बीच में देनी पड़ेगी, वी वर सरप्राइज्ड। तो वैसे ही ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज्ड, केवल ऑल ऑफ अस सरप्राइज्ड नहीं होगा, दैट मीन्स इसमें एरर है, वर लगेगा सरप्राइज्ड के पहले। आप ध्यान से देखिए, मैंने यहां पे आंसर ऑप्शन बी टिक किया है, मैंने आंसर ए नहीं टिक किया। मैं वर यहां पर भी तो लगा सकता हूं, तो मैं यहीं पर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वर एक वर्ब है और वर्ब की गलती वर्ब ही झेले। आया समझ में? वर एक वर्ब है, वर्ब की गलती वर्ब के हिस्से। सब्जेक्ट बेमतलब में अपने मत्थे नहीं लेता कोई भी गुनाह, वो वर्ब है, वर्ब झेलेगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी कंटेन्स ए इज राइट। सेंटेंस नंबर 2, व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया, चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। दैट्स वेरी सिंपल, लगाइए दिमाग। वेरी गुड कशिश, जब आई वेंट देयर यानी कि हमारा जाना वहां पे पास्ट में था, तो पास्ट में मैं गया तो चार्ल्स गेम ऑफ चेस उसी समय खेल रहा था ना, पास्ट में। जब पास्ट का था तो इज क्यों लगाया, क्या होना चाहिए, चार्ल्स वॉज प्लेइंग गेम ऑफ चेस। सेंटेंस नंबर 3, इफ इट इज स्नोड टुमारो वी शैल गो स्केटिंग। बोलिए,
क्या बात है, कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस आपका है, जो कि कंजंक्शन वाली क्लॉज, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, वो क्लॉज में जो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब होता है वो प्रेजेंट और फ्यूचर दो हो सकता है। प्रेजेंट हो सकता है और फ्यूचर हो सकता है। सॉरी, गलत बोल गया मैं, प्रेजेंट और पास्ट हो सकता है। मतलब फ्यूचर की जगह पे ही तो प्रेजेंट आता है, तो प्रेजेंट और पास्ट हो सकता है। आप देखो वो क्या होना चाहिए, यहां पे आप लिखे हो वी शैल, यानी हमारा दूसरा वाला हिस्सा है फ्यूचर में, और बात भी हम टुमारो की ही कर रहे हैं जो कि फ्यूचर होता है। तो साफ साफ वो शब्द चिल्ला रहा है कि फ्यूचर है, फ्यूचर है, फ्यूचर है, फिर भी हम यहां पे पास्ट में लगा दिए, तो ये हो गया गलत। अब एक तरफ फ्यूचर बनाते हैं फ्यूचर कंडीशनल में, और दूसरे वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट को बिना हेल्पिंग वर्ब के क्या पकड़ाओगे, मेन वर्ब की एस और एस फॉर्म। इफ इट स्नोस टुमारो इज राइट। ओके एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 4, if I would have worked regularly, I would have passed the examination. Once again, conditional sentence. Once again, conditional sentence. Very good. एक ही सेंटेंस की दोनों क्लॉज में कभी भी हम वुड नहीं लगाते दो बार, एक ही बार लगाते हैं। आपको पढ़ाया है मोडाल को हैव पकड़ाते हैं तो ये पास्ट होता है और हैव शब्द परफेक्ट होता है, तो हमें पहले वाला कंजंक्शन वाले साइड पास्ट परफेक्ट बनाना पड़ता है। सब्जेक्ट को पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड पकड़ाइए, आगे वर्कड लिखा ही है तो ये हमारा यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो हैड लगेगा वुड हैव की जगह पे ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट पे आइए, द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर was thoroughly upset Mr. Gupta. Hurry up. Speed से, the unreasonable behavior of his daughter, उसके बिटिया का अनरीजनेबल व्यवहार गुप्ता जी को अपसेट किया। गुप्ता जी को अपसेट किया, व्यवहार ने अपसेट किया, जो व्यवहार किया वही अपसेट किया। इसका मतलब एक्टिव वॉइस बनेगा जिसमें हम पास्ट इंडेफिनिट सीधा बनाइए, वॉज ना लगाइए। थॉरोली अपसेट मिस्टर गुप्ता होना चाहिए, ये सेकंड फॉर्म है अपसेट। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है कि आप वॉज डिलीट कर दें यहां से, बस बाकी सही है। ये एक्टिव वॉइस में बनेगा क्योंकि एक्टिव वॉइस में ही हम सब्जेक्ट एक्टिव होने पे एक्टिव बनाते हैं। इट इज इन 1929 that we first flew to the United States. Hurry up. साफ साफ दिख रहा है 1929, अभी 2023 चल रहा है, तो यानी कि ये पास्ट है, तो वह भी पास्ट होनी चाहिए, इसकी जगह पे वॉज लगेगा साथियों। इट वॉज इन 1929। अगला, सूजी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट एट, अब तक नहीं, अब तक, अब तक, अब तक नहीं, जल्दी से मेरे बच्चों। ये एट शब्द से क्या समझ में आता है, एट का मतलब है अब तक, यानी कि अब तक उसको कुछ कार्य कर लेना चाहिए था लेकिन वो नहीं कर पाई। अब तक कोई कार्य पूरा हो जाना चाहिए था, तो पूरा होने वाला काम कौन से टेंस में आता है, परफेक्ट में ना, और आपको परफेक्ट बनाने की बजाय आप इंडेफिनिट बना के बैठ गए, हो गई गलती ना। तो बेटा ये डिड नॉट को आप हैज नॉट, सूजी है, या आप मतलब परफेक्ट बनाने के लिए हैज नॉट प्रिपेयर्ड लिखिए, तो मिस्टेक आपकी यही में है, परफेक्ट आएगा क्योंकि इट लिखा हुआ है अंतिम में। ठीक है, 8वां, ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर टू हिज सुपीरियर for a certain reason. मेरे भाइयों बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट
पास्ट में हुई घटना को बनाते हैं, और अगर इससे भी पहले कोई घटना घट जाए तो उसको पास्ट परफेक्ट बनाते हैं। मतलब पास्ट में कोई घटे तो पास्ट इंडेफिनिट बनाओ, और पास्ट इंडेफिनिट से भी पहले कुछ घट जाए तो उसको पास्ट परफेक्ट बनाओ। ये रूल है। अब जैसे ही टोल्ड मी, ही ने मुझसे कहा, तो ये तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट है, और जब उसने कहा तो लेटर उसके पहले लिख लिया था ना अपने सुपीरियर को, तो ये उसके पहले घट गया, तो इसको पास्ट परफेक्ट बनाना था। तो रोट बनेगा हैड रिटेन, हैड रिटेन, हैड रिटेन। ठीक है, ये कर दीजिए। नवा सवाल, ये पॉइंट जो मैं बोल देता हूं इसको लिख लिया करो डिटेल में अपने से। ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैज ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विथ फायर। बहुत आसान है। एग्जैक्टली जब आप यहां पे रिमाइंडेड को पास्ट कर दिए हैं तो उसी समय की पास्ट की ही तो मुद्दा है, तो सब कुछ पास्ट में जाएगा, इसलिए हैज हटा के हैड कर दीजिए। अंतिम सवाल, आई वुड हैव आस्क्ड यू फॉर डिनर इफ आई हैड नोन दैट यू आर स्टेइंग हियर टुनाइट। पास्ट का रूल है कि अगर आपने शुरुआत पास्ट से कर दी और बातें सब कुछ पास्ट की है तो सारे टेंसेस को पास्ट में ही बनाना पड़ता। तो यहां भी वही मिस्टेक आपने कर दिया, दैट यू आर स्टेइंग, सब कुछ पास्ट है, तो आर की जगह पे वर यूज होगा। मेरे भाइयों, ये रहे आपके 10 सवाल। उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद आए होंगे। क्या स्कोर आया आपका आउट ऑफ 10? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों इस वीडियो के। ठीक है, अब अगली क्लास में लूंगा 1:30 बजे 1:30 PM पर, यही यूट्यूब पर ही है। ठीक, क्या कराऊंगा 1:30 बजे? मॉक टेस्ट। आ जाइएगा, बहुत डीप एनालिसिस कराऊंगा। कैसे लेकर आएंगे आप 40 आउट ऑफ 40? थंबनेल पे भी लिखवा दिया है हमने, आप करेंगे आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों, फिर आज की इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने साथियों को भी भेजिए। बहुत ही डीप में जाके मैंने टेंस को शुरुआत करी और बच्चों को समझाया। उम्मीद करता हूं पसंद आया है तो आप सपोर्ट करेंगे और अपने साथियों तक इस वीडियो को जरूर भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं आप सभी से 1:30 बजे। थैंक यू।